इसलिए हर पल का यूटिलाइजेशन करिए जिससे कुछ जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। चलो बेटा, कहाँ तक हुआ था दिन? बोर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया गया था, हो गया था ना? ठीक, तो ये केस आपका होता है, गोल्ड लीफ तक आपने पढ़ लिया था क्या होता है कैसे होता है। दूसरी चीजें होती है, नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे जो बेसिकली जहां से आप पढ़ते हो, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ बेटा, कूलाम्ब होता है COULOMB'(S). कूलाम्स लॉ। देखो क्या होता है, सभी ने पढ़ा होगा बड़े अच्छी तरह से, पहला यूनिट था और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली, तो सबको पता होगा कूलाम्स लॉ। ठीक जी, खड़े हो जा भैया। क्या होता था मालूम है, कुछ याद आ रहा है? क्या रिलेशन क्या होता, फार्मूला क्या बनता है? K1 K की वैल्यूज 1/4πε0। देखो यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, जिससे इसके बेस पर हम ना दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यानी फोर्स जो होगा आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। अगर सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। मान लो आपने यहाँ पे Q1 लिया, Q2 लिया, सेपरेशन कितना है? और Q1 Q2 चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन कितना है? R है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो आपका होता है F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने पढ़ा हुआ K1 × Q2 एंड इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, R²। कंबाइन करेंगे प्रोपोर्शनल टू K1 Q2/R² आप लिखते हो। ठीक, और जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आप रिमूव करेंगे तो यही वैल्यू हम सीधा वैल्यू रख रहे हैं बेटा, उसके टर्म में लिख रहे हैं 1/4πε0 K1 × Q2/R²। इसी को सिंपली K से दिखा लेते हैं, लेकिन K इसलिए नहीं यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे। ठीक, तो वहां भी K का यूज करेंगे तो वहां K से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सीधा हमने 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू रखा इंटू Q1 Q2/R²। यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा 9 इंटू कितना, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो एक मिनट, 1/4πε0 लिखा है ना बेटा, तो इसको इधर करेंगे। ठीक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया, कूलम स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ये केस आपका तो यहाँ से पूछा जाता है ε0 की यूनिट ऑफ डायमेंशन। ठीक, यानी कि यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या, डायमेंशन क्या होगा बेटा, अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ε0 की जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ε0 का क्या होता है, उस समय डायमेंशन निकालते समय आपको बताया गया था। अगर डायमेंशन हम लोग डिटरमाइन करेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, क्या होता है ε0, पहले ये बता दो, व्हाट इज ε0? हाँ बेटा, क्या, परमिएबिलिटी या परमिटिविटी? परमिटिविटी। जब हम लोग यहाँ ε0 जो होता है वो परमिटिविटी, और जब μ0 लेते थे तो परमिएबिलिटी। बड़ा कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है। ठीक, ε0 जो होता है वो परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है, और जब वैल्यू ε0 का लिखते हैं इसे यहाँ पे, हाँ जी, ठीक, ε0 जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ, इसी को फ्री स्पेस कहते हैं बेटा। और अगर वैल्यू लिखाएंगे तो ε0 की वैल्यू 8 पॉइंट कितना, 85 × 10⁻12 कैसे आएगा जी? अगर हम लोग किसका वैल्यू इसको लिखते हैं तो 8.85 × 10⁻, अगर 12 लेंगे तो यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो उस केस में क्या लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे 8.85 लिया, जैसे आप 1/, वही हो जाएगा क्या, 4π × 9 × 10⁻9 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू जो आ रही है
साइन प्लस में लेंगे कि माइनस में? साइन प्लस में कि माइनस में? यहाँ पे जो रखेंगे 8.85 × 10⁻12 तो प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू जब निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 1 अपान कितना? 4 पाई × 9 × 10 पावर कितना? 9। इसे शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू हमारा रिजल्टेंट मिलता है। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने वैल्यू मेरा 10⁻12 यूनिट देखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये थी, तो रिवर्स करोगे तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या होगा, कैसे आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो लिखिएगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेटा लिखिए। According to this law, the electrostatic force developed between two charged particles. Electrostatic force developed between two charged particles. डिपेंड्स ऑन, ये ऐसे कर लो, वो डेवलप बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ठीक, इज प्रोपोर्शनल टू, कर दो सीधा, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to क्या होगा? proportional to square of distance between them, लिखिएगा। if नेक्स्ट लाइन से लिखना, if both charges are of same nature, then force developed between them is कैसा होगा बेटा? फोर्स जो डेवलप होगा अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव। फोर्स डेवलप बिटवीन देम इज रिपल्सिव एंड इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, देन फोर्स बिटवीन देम इज कैसा हो जाएगा बेटा? अट्रैक्टिव। अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव, अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव। ऐसे छोटा सा बना लीजिए, आप दिखा लीजिए। ठीक, तो अगर सिमिलर नेचर का है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, अपोजिट नेचर के होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर इधर हम जो पढ़ेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस को पॉजिटिव साइन लेते हैं जहाँ यूज पड़ती है, और रिपल्सिव एज ए नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो दिखा दीजिएगा। डायमेंशन भी लिख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो डायमेंशन आपका हो जाएगा, डायमेंशन बेटा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? देखो यहाँ पे आपने लिखा है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, तो यहीं से निकाल, कूलम्ब को लिखते हैं हम लोग बेटा A इंटू टी। तो कूलम्ब स्क्वायर है, Q का टू IT होता है ना, I को A से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में और टाइम को T से, तो A T का होल स्क्वायर हो गया अपान, नीचे न्यूटन है, न्यूटन को लिखते हैं mLT के पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया बेटा M स्क्वायर, और सॉरी L स्क्वायर। क्या हो गया आपका? L स्क्वायर। तो यहां से ले लिया आपने, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो M के पावर क्या आ जाएगा? -1। देखो L तो ऊपर है नहीं, नीचे L यहाँ पे, L स्क्वायर यहाँ पे, L क्यूब हुआ, ऊपर जाएगा L के पावर -3, T के पावर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 2 है, और ये माइनस वाला 2 ऊपर जाएगा तो
प्लस हो जाएगा टी के पावर 4 और ए के पावर 2। तो डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का मिल गया बेटा। ठीक है, पहले टाइम पे कई बार रिपीट हुआ है, बट पहले बहुत पूछा जाता था, आज की डेट में थोड़ा सा अभी कई सालों से इधर नहीं पूछा गया। तो m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2। ठीक, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं और यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जब आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसी को पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं बेटा। जैसे दो चार्जेस हैं, मान लो एक Q1 था, दूसरा Q2 था, तो अगर उसको हम लोग फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ फोर्सेस जो लगेंगे, F12 की वैल्यू निकालोगे तो 1/4 Q1 Q2 अपॉन r³ इंटू r, वेक्टर r कहाँ से कहाँ, किसके 1-2 के बीच में जो आपका पोजीशन है वो वेक्टर ले लेंगे। अगर आप यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो नीचे पावर जो रहेगा 2, अगर वेक्टर लगाएंगे तो नीचे पावर जो रहेगा वो 3। तो लिख लीजिए, कभी कभी उस टर्म में पूछ लेता है, यहीं से लिख लेंगे इन वेक्टर फॉर्म। मान लो फोर्स हमारा फर्स्ट से सेकंड के बीच में लग रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान तब r³ इंटू r12 का वेक्टर r12, ऐसे लिखेंगे बेटा। OR r करके F12 की वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान r² इंटू यूनिट वेक्टर r लगाएंगे। जब यूनिट वेक्टर लगाओगे तो मैग्नीट्यूड केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक, और जब वेक्टर r लेंगे तो मैग्नीट्यूड को भी क्या करेगा, वो डिनोट करेगा। तो यहाँ पे अगर 1-2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग 1-2 लिख सकते हैं। तो ये केस आपका होता है, या डायरेक्ट r ले लेंगे तो भी उसके बीच का अंडरस्टूड है, उसके बीच के डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जब वेक्टर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से इंडिकेट किया जाता है बेटा। दिखा दीजिएगा। चलिए, कितने लोग बताएंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम चेंज किया जाए, अगर मीडियम को हम लोग चेंज करें तो फोर्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, चेंज होगा या नहीं होगा? अगर हम लोग मीडियम की वैल्यू बेटा चेंज करते हैं तो फोर्सेस जो आपको लगेंगे वो चेंज होंगे या रिमेन सेम रहेगा? हाँ, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। फोर्स बढ़ेगा या घटेगा जी, आप बता दो। नहीं, मीडियम अगर एयर वैक्यूम के अलावा कोई भी अदर मीडियम हम लोग लेते हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो उस केस में उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए, हाँ जी, आप देवी जी खड़ी हो जाओ, कहाँ से आगमन हुआ? अरे थोड़ा खाया पिया करो, जाके पार्टी में खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगा। हाँ, पार्टी उटी छोड़ दो, घर का खाना खाओ शुद्ध। हाँ, मम्मी खाद का बना हुआ, थोड़ा अपना भी मदद कर दिया करो बनाने में, ठीक बेटा। जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पता नहीं कैसा कैसा चीजें हमको खाने को मिलती हैं, वो आपको सेहत नहीं, आपको टेस्ट के लिए बनाया जाता है, ठीक। और नुकसान कर दिया होगा, आपको पार्टी अटेंड की थी, क्या हो गया था? कितना दिन तक? बट हाँ जी बेटा, बढ़ जाएगा। चलिए, इधर के देवतागण लोग, अगर इनके बीच कोई मीडियम अगर क्या कर दिया जाए, फील्ड कर दिया जाए दोनों चार्जेस के बीच में, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पहले से बढ़ जाएगा या घट जाएगा? हाथ उठाइए जी साहब। घट जाएगा। घट जाएगा, वो लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना। आप लोग साहब, बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। आप लोग, और घटता कि बढ़ता है जी? अरे कैपेसिटेंस बढ़ता है, फोर्स घट जाता है। हाँ, ठीक, बैठिए। हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ते हैं ना, तो वहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती डायरेक्टली मीडियम फील्ड करने पे। फोर्सेस की वैल्यू क्या होता है, 1/k टाइम्स हो जाता है, यानी कि घट जाता है। अगर कोई डायरेक्टली सब्सटेंस फील्ड करेंगे प्लेटों के बीच, तो उसके बीच लगने वाला क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 1/k टाइम्स हो जाता है, ठीक। और k की वैल्यू एयर, वो भी ड्राई एयर लेते हैं, एंड वैक्यूम के लिए केवल आप 1 लेते हो, बाकी सभी के लिए मोर देन क्या होता है, 1 होता है। जब कोई भी मीडियम आप फील्ड करेंगे प्लेट उनके बीच में, चार्जेस के बीच में, तो k की वैल्यू मोर देन 1 होता है, तो हमेशा क्या करता है, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है बेटा, ठीक।
चलिए तो लिखिएगा क्या लिखा है, एक पॉइंट से बता दीजिए तब उसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। अगर दो चार्जेस हैं, सपोज दैट ये 20 माइक्रोकूलम है, या कूलम ही ले लो, कुछ भी ले लो, 20 कूलम है बेटा, और ये वाला मान लो 5 कूलम है। एक 20 कूलम है, दूसरा 5 कूलम है, ठीक। बोलना है केवल, उसमें करना नहीं कुछ है। बोला गया इन पे जो फोर्सेस लग रही थे, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था, वो जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, हाथ उठाना है, बोलेंगे नहीं पहले, वो Q1 वाले पे, इसकी वैल्यू 20 कूलम, इसकी वैल्यू 5 कूलम है, तो जो Q1 वाला है, Q1 पे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा या Q2 पे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। अगर दोनों चार्जर अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, एक Q1 दूसरा Q2, Q1 की वैल्यू 20 कूलम दिया गया, Q2 की वैल्यू 5 कूलम दिया गया, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो 20 वाले पे ज्यादा लगेगा या 5 वाले पे ज्यादा लगेगा? 20 पे ज्यादा या 5 पे ज्यादा है? 20 वाले पे ज्यादा लगेगा या 5 वाले पे ज्यादा लगेगा? हाँ, 20 कूलम पे ज्यादा है या 5 कूलम पे ज्यादा है, या कुछ और? जी, अरे एक की वैल्यू 20 है, दूसरी 5 है। इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड है, आगे जाएगा। एक Q1 पे देखा है तो फॉरवर्ड जाएगा, Q1 को F Q1 को दोनों का इक्वल है, 20 की तरफ से लगेगा, 20 पे ज्यादा लगेगा। भाई साहब बोल रहे दोनों बराबर लगेगा, आप किसकी बात माने? F 20 की तरफ आएगा जी, ज्यादा लगेगा। हाँ जी, हाँ बैठिए बेटा, जब भी दो कोई भी क्वांटिटी दो क्या सबसे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीजें हैं जिन पे डिपेंड कर रहा है वो मल्टीप्लिकेशन पे है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो हमेशा वैल्यू दोनों पे सेम सेम लगती है, ठीक। अरे भैया ऐसा थोड़ी बोला गया कि ये अब जो लग रहा है ये Q1 वाला है कि Q2 वाला है, ऐसा बोला गया क्या? Q1 पे अलग लग रहा है, Q2 पे अलग, दोनों पे फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना, डायरेक्शन केवल चेंज होगा, जैसा इन्होंने बताया। जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड जो आपका होगा वो दोनों पे सेम सेम रहेगा। अरे भाई यही फोर्स हमारा इधर की तरफ, अगर ये रिपल्सिव दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये फोर्सेस दोनों कैसे होंगे? रिपल्सिव होंगे। इस पे अगर F21 है तो इस पे F12 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन हमारा क्या होता है? डिफरेंट होंगे, याद रखिएगा, गलत नहीं करिएगा, ठीक। अगर कोई भी क्वांटिटी है, जैसे ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, अब अगर आपको अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है, आप भी अर्थ को उतने ही फोर्स से खींच रहे हो, बात अलग है कि आप अर्थ की तरफ आते हो और अर्थ आपकी तरफ नहीं आता है ना, ठीक, क्योंकि वहां पे मास क्या है? बहुत ज्यादा है, बट फोर्सेज जो लगेंगे दोनों पे म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट ही लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी जो चार्जेस हैं, चाहे वो इक्वल मैग्नीट्यूड हो बेटा या अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में सेम सेम लगेगा, डायरेक्शन कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो ये पॉइंट करके लिख लो, तब उस पॉइंट को लिखाते हैं। लिखिएगा, the electrostatic force developed between two charged particles are equal in magnitude on both but opposite in direction, तो मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होता है, डायरेक्शन क्या होंगे आपके? अपोजिट होते हैं। मतलब पहला वाला दूसरे की तरफ, दूसरा वाला पहले। जैसे यहाँ ले लो, हमने अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लिया तो इसकी वजह से इधर फोर्स है, इसकी वजह से फोर्स क्या लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है, तो दोनों पे मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट है, एक पे लेफ्ट की तरफ, दूसरे पे राइट की तरफ। अगर दोनों हमारे अपोजिट नेचर के होते तो एक पे राइट लगता है, दूसरे पे लेफ्ट लगता है, मतलब दोनों पे ही मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। याद रहेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो याद रखेंगे मैग्नीट्यूड। वहीं पे लिख लो, क्या लिखा बेटा?
equal and opposite, either magnitude of charges are same or different, either magnitude of charges are same, or are different, उनके मैग्नीट्यूड जो है चाहे सेम हो या बेटा क्या हो, डिफरेंट हो, बट वहां पे लगने वाला फोर्स दोनों पे क्या होगा, इक्वल होगा, हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम, या कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह लेते हैं उसी को हम लोग, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करेंगे, अगर चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम आप फील्ड करेंगे तो उस केस में उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलवेज डिक्रीज करता है। रीजन होता है अदर देन एयर एंड वैक्यूम, किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू मोर देन क्या होता है, 1 होगा, और जब मोर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में उनके बीच लगने वाले फोर्सेस क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम में जब लिखेंगे आप, देखो अगर ये चार्जेस जो आपने रखा था ना, ठीक, यहाँ पे कोई मीडियम फील्ड कर दिया जाए, किसी मीडियम के अंदर आप रखो, और जिस मीडियम में जहाँ रखा है इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सपोज दैट के है, चार्जेस Q1 एंड Q2 है, डिस्टेंस आपका R है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स लगता है इनके बीच वो आता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना K1 इंटू Q2 बाई कितना R², ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R²। और जब हम लोग वैक्यूम या एयर में लिया था तो वहां पे फोर्स की वैल्यू अगर हम लोग F0 से दिखा लें, इन वैक्यूम और एयर जो भी ले सकते हैं, F0 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे बेटा, Q1 इंटू Q2 बाई कितना R² लिखते थे वहां पे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो ये F मीडियम है, मीडियम और क्या वैक्यूम या एयर के लिए जब आप कंपेयर करोगे तो वैल्यू आएगी F मीडियम इक्वल टू कितना, F0 अपान कितना कि, अरे भाई इसी क्वेश्चन में इससे डिवाइड कर लो, इसमें अगर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करोगे तो Fm इक्वल टू F0 बाई के, और के की वैल्यू होती है फॉर ऑल मीडियम, फॉर ऐसे कर दो अदर देन एयर एंड वैक्यूम, अदर देन किसके लिए, एयर, वो भी ड्राई एयर लेते हैं बेटा, ये अंडरस्टूड है। एयर का मतलब यहाँ पे हम लोग ड्राई एयर लेते हैं, और उसकी वैल्यू भी जब एग्जैक्ट ली जाती है 1.0003 लिया जाता है, तो चूंकि फोर्थ डिजिट पे आ रहा वैल्यू इसलिए इग्नोर कर देते हैं, 1 ले लेते हैं, तो के की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक, अदर देन क्या एयर, ऐसे कर लो फॉर एयर एंड लिख लो, फॉर एयर एंड वैक्यूम के इक्वल टू n, एंड अदर मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है, सो Fm की वैल्यू जो होती है वो लेस देन F0 होता है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो मीडियम है, स्पेस है, अगर कोई भी उसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड कर देंगे तो उस कंडीशन में हमेशा उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो जब वो वैक्यूम या एयर में रखे गए तो उतने ही डिस्टेंसेस पे, तो उसके रिस्पेक्ट में 1/k टाइम्स हो जाता है। जैसे वाटर में रख दो, वाटर के लिए के की वैल्यू बेटा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का लगभग कितना लेते हैं, हाँ जी, और लोग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, बड़ा घोटाला है यार, वाटर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 या 82 लिया जाता है, ठीक, जनरल में 80 लिया जाता है, तो 80 होता है, कहीं कहीं आपको 82 दिया जाता है बेटा, ठीक। तो 1.5 कुछ नहीं है वाटर का, वो 4/3 1.33 है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो वाटर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80, कहीं आपको 82 मिलता है, तो 80 होता है। यानी कि जब आप एयर में रखोगे, कहाँ पे रखेंगे, एयर में जितना फोर्स लगेगा उसका 1/80 टाइम्स हो जाएगा, अगर उतने ही डिस्टेंस पे उन्हीं चार्जेस को आप वाटर में रख देंगे, ठीक। मेटल के लेते हैं तो इनफाइनाइट ले लिया जाता है, तो उस केस में ये जो होती है, यहाँ से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो लिख लीजिएगा इफेक्ट आप क्या लिखे हैं बेटा, मीडियम, देखिए व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज completely filled in between
completely filled in between charges. When a dielectric medium is completely filled in between charges, लिखिएगा, the arrangement of the, ऐसे कर लो, क्या लिखा बेटा, when dielectric medium is filled between the charges, तो साथ में लिख लो बेटा charges, then कर लो, then force of interaction between charge particle is reduces, force of interaction between charge particle is reduced by k times, कितना मतलब 1/k टाइम्स आपका हो जाएगा, ठीक। k जो होगा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम होगा, k क्या होगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे बना लीजिए, दिखा लीजिए। k को हम लोग कह लेते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है बेटा। ये तब होता है जब हम लोग को डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली क्या हो, फिल्ड हो, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में कंप्लीटली फिल्ड है, तब उस केस में हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं बेटा क्या होगा, ठीक। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो फील्ड है वो पार्शियली फील्ड है तब क्या होगा जी, जैसे कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा, वहां पे पार्शियल फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की कंडीशन बताई गई होगी। फिलहाल यहाँ पे तो बोर्ड में जो है आपको केवल कंप्लीटली फील्ड वाली कंडीशन पे ही फोर्स को डिस्कस किया जाता है, बट अगर पार्शियली फील्ड कंडीशन हो तब क्या होगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी या वही रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा भर दिया, इनके बीच में चार्जेस के बीच में कंप्लीटली आपने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लेकिन अगर चार्जेस के बीच में पार्शियली आंशिक रूप से भरा गया हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो, तो उस कंडीशन में जो आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वही रहेगा। हो गया ये, नोट कर लिया, यही ऐड करें, वहीं पे एरो आके नीचे लिखिएगा, बी पॉइंट चाहे कर लेना। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज filled partially between the charge particles, then अगर पार्शियली फील्ड करने बेटा, सपोज मान लो एक चार्ज ये है Q1 एंड Q2 है, सेपरेशन टोटल इसके बीच का R था बेटा, हमने क्या क्या लिया, अनदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे लिया, थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एक T थिकनेस का कोई स्लैब उसमें, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, फील्ड कर दिया गया। पहले के केस में जो फोर्स लग रहा होगा F0 की जो वैल्यू होगी, ठीक, वो होगा 1 अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना K1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये फर्स्ट केस में था जब वहां पे कोई मीडियम आपने फिल नहीं किया था, जब कोई भी मीडियम वहां पे नहीं था तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू होगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन K1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मीडियम, ठीक, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मीडियम, अगर मीडियम को आप इंट्रोड्यूस कर देंगे बेटा, तो अब जो डायलेक्ट ये सेपरेशन हो गया, जैसे पीछे वाले केस में हम लोगों ने लिखा था कंप्लीटली, अंडरलाइन कर लेना, वहां पे स्टेटमेंट में बोला था कंप्लीटली, लिखा है कहीं, तो कंप्लीटली अंडरलाइन किया, पूरा भर दिया था।
तब कंडीशन वो बना था बेटा। लेकिन अगर पूरा नहीं, पार्शियली फिल किया गया हो, कैसा हो, पार्शियली फिल किया गया हो, तब उस केस में यहाँ पे जब निकालेंगे ना मीडियम के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब वहां पे तो टोटल हमने आर की जगह पे क्या कर लिया था, आर की जो वैल्यू आपकी होती थी वो आपका क्या होता था, ठीक है, रिडक्शन की वजह से वैल्यू हमारी चेंज हो गई थी, पूरा फिल किया था। लेकिन जब पार्शियली फिल करते हैं तो जो इफेक्टिव सेपरेशन आपका होता है बेटा, वो जितने थिकनेस का फिल किया है आर माइनस टी प्लस टी रूट के हो जाता है, आर माइनस टी प्लस टी रूट के होता था। और वहां जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ते थे आर माइनस टी प्लस टी बाई के होता है, यहाँ पे टी रूट के होता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। यहाँ पे जो सेपरेशन इफेक्टिव अब बचेगा वो आर माइनस टी, जितना आर टोटल था एयर डिस्टेंस, टी आपने थिकनेस का फील्ड किया, तो आर माइनस टी तो एयर डिस्टेंस रह गया, वहां से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो आपका सेपरेशन आपका किसका है, थिकनेस जितना फील्ड किया, वो रूट के टाइम्स आपका क्या होता है, वहां से वैल्यू जो होती है टी की, वो इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो कंडीशन ये बनता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो कहीं आर इफेक्टिव लिख दें, यही पहले लिख देते हैं आर इफेक्टिव जो आपका होगा आर डैश, या आर इफेक्टिव कह लीजिए, जो आर इफेक्टिव अब मिलेगा हमें बेटा, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आर माइनस टी, आर माइनस कितना टी, और प्लस टी रूट के, इतना हो जाता है। जो वैल्यू पहले आर था, दिख रहा है कि दोबारा लिख दे बेटा, देखो कई बार कट आउट हो गया है, ये था आर माइनस टी प्लस टी रूट के। अब क्लियर है? तो ये वैल्यू जो इफेक्टिव डिस्टेंस सेपरेशन है ना, वो अगर आपने टी थिकनेस का यहाँ पे फिल किया जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के है, तो आर की वैल्यू जो इफेक्टिव आपका होगा आर माइनस टी प्लस टी रूट के हो जाता है। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जब निकालोगे एफ डैश या एफ एम, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस तो वही है, Q1 इंटू Q2 अपान आर की जगह पे लिखोगे आर माइनस टी प्लस टी रूट के का क्या, होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपका होता है अगर आपने पार्शियली फिल्ड किया है, ठीक। कंप्लीटली फिल्ड करेंगे तो 1/k टाइम हो जाएगा, लेकिन अगर पार्शियली फिल्ड करेंगे तो कितने थिकनेस का फिल्ड किया है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसके बेस पे फिर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं कि नेट फोर्स अब कितना लगेगा उस चार्जेस के बीच में, ठीक। तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, जरा देख के बताओ, फोर्स की वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी या घटेगी? अगर डायइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो फोर्स बेटा पहले लग रहा था, इस फोर्स की वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी घटेगी? बढ़ा या घटा? हाथ उठाओ, बढ़ने वाले हाथ उठाओ, बढ़ने वाले, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगा जी? अरे भाई साहब देखो, सुन लो यार, मान लो हमने के की वैल्यू, ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में के की वैल्यू मान लो हमने 4 ले लिया, ठीक, के की वैल्यू 4 ले लिया। मान लो थिकनेस हमने d बाई 2 ले, पहले आ लिया था r बाई 2 ले लिया, मतलब आधा भर दिया हमने, ठीक। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बाकी तो चेंज हो नहीं रहा है। तो अब आर इफेक्टिव जब आप निकालोगे भैया, तो देखो आर इफेक्टिव कितना आ रहा है, आर माइनस आर टी की वैल्यू कितना ले लिया, आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 इंटू, सॉरी आर बाई 2 इंटू रूट कितना है 4, ये आपका इफेक्टिव वैल्यू हो रही है। अब देखो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो रहा है, आर माइनस आर बाई 2 प्लस, इसको जब रूट से बाहर करोगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर प्लस आर 2r में से आर बाई 2 घटाओगे तो कितना 1.5 आर या 3 आर बाई, तो इफेक्टिव दूरी पहले से बढ़ेगी घटेगी? और इफेक्टिव दूरी बढ़ेगी तो आर की क्या फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। जब भी डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड करेंगे, याद रखना, चाहे पूरा भरा जाए या आधा या कुछ भी भरा जाए, तो हमेशा वहां पे उसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बेटा पहले की तुलना में घट जाएगा, ठीक। ऐसा मत कर, अरे भाई आर में से टी घट रहा है तो टी रूट के बढ़ भी तो रहा है, और के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा रूट लेंगे हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा तो ये वैल्यू टी से ज्यादा आएगी, तो जितना माइनस हुआ उससे ज्यादा क्या हो गया
प्लस हो गया, इसलिए नेट डिस्टेंस इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जब इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। यानी एफएम ऑलवेज, जब भी डायरेक्टिव कांस्टेंट बढ़ेंगे एफएम ऑलवेज अपना आर से कैसा रहेगा, कम ही रहेगा, कभी ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, चाहे पूरा भरो आधा भरो, चाहे जितना मर्जी उतना आप फिल करिए। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। बेटा ठंडी शुरू हो गया है, स्वेटर वेटर पहन के आया करो, ठंडी नहीं लगता है आपको देवता? नहीं ले लीजिए, अरे पहले का भी होगा, ऐसा थोड़ी पहले स्वेटर गायब हो गए कि बेच दिए थे, तो मंगा लीजिए ना, तो ठंडी लग जाएगी तो एक हफ्ता फिर जाएगा। ठीक, इसलिए देखो कुछ चीजों से हमें बेअंदाजी नहीं करनी चाहिए, प्रकृति है। अब वो कह रही कि आप पहन के रखिए, और नहीं पहनेंगे तो किसी दिन लग जाएंगे, तो फिर हॉस्पिटल जाके डॉक्टर का साहब बड़े बीमार हैं, है ना, तो इसलिए पहन के रखा करिए। कि नहीं लगता जी? लगता तो होगा ये, कि नहीं लगता है? हाँ चलो हो गया। तो ये केस आपका होता है, यहां से आप दिखा देंगे क्या हो गया। अगर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग फील्ड कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आपका होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, मीडियम। अगर पूरा भरा रहेगा तो 1/k टाइम, अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो इस रिलेशन के बेस पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि इनके बीच लगने वाला फोर्स की वैल्यू कितना होगा, कर लेंगे। आगे लिखिएगा, आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तब भी हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ भी पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैग्नेटिक फील्ड में भी फिलहाल डिस्कस करते हैं, वहां बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स में हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, बोर्ड में भी आपको बताया जाता है। तो जैसे अभी कोलैप्स लॉ हम लोगों ने 2 चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई किया, अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस है बेटा, ये तो किसके लिए अप्लाई किया हम लोगों ने, 2 चार्ज पार्टिकल थे उनके लिए। अगर आपके ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, मतलब ज्यादा कई चार्जेस आपके हैं, उस कंडीशन में जो आपका नेट फोर्स लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल पे, वो इंडिविजुअल जो आपके चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहे थे उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे मान लिया आप सभी लोग बैठे हुए हो, मान लो हम एक चार्ज ले लिया, आप लोग को चार्ज ले लिया, आपको चार्ज ले लिया, तो कंडीशन है सभी चार्जेस की वजह से हमारे ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है। अब नेट फोर्स कितना हमारे ऊपर लगेगा वो डिपेंड करेगा आप सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स है उनका वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम नहीं, कौन सा, वेक्टर सम करके निकालेंगे। वेक्टर सम मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करके तब आप रिजल्टेंट वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसी को टर्म देते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो अगला नेक्स्ट सब रीडिंग कर लिए, एसएडी कर लिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ चार्जेस है, और उस चार्ज पे नेट फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं अदर चार्जेस की वजह से। जैसे आप मान लो कंसीडर कर लिया कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q, कैपिटल Q स्मॉल q कुछ भी ले लो, और हमने क्या किया, अदर चार्जेस इनसे डिफरेंट डिस्टेंस में, मान लो यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, Q3 है, डॉट 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 Qn है। दूरियां बेटा R1, R2, R3 और ये मान लो हमारा Rn है, R1 या 1 2 1 3 ऐसे भी करके हम लोग बोल लेते हैं। इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया R1 R2 R3 एंड डॉट 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 Rn है। ठीक, तो इस तरह से समथिंग कुछ आपको क्या दिया गया है, चार्जेस दिए हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं। अब अगर नेट फोर्स, अगर हमें क्या निकालना हो बेटा, नेट फोर्स इस चार्ज Q पे निकालना हो और चार्जेस के नेचर नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर चार्जेस के बेटा नेचर नहीं लिखे होते हैं तो चार्जेस को हम लोग, बहुत ठीक कर दिया यार, तो अगर चार्जेस के नेचर नहीं लिखे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, इसको लिया था हमने Rn। ठीक, और ये चार्ज हो गया R। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये Qn था और ये हमारा क्या है, Rn है। ठीक, तो इस केस में नेट फोर्स की जब वैल्यू निकालोगे ना तो इन सभी के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q,
नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स आपका होगा बेटा, तो यहाँ पे वेक्टर एफ की वैल्यू जो होगी, ये वेक्टर F1, मान लो पहले चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स F1 है, दूसरे की वजह से बेटा F2, तीसरे की वजह से F3 और nth वाले की वजह से Fn ले लीजिए। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 क्या वेक्टर Fn ले ली हमने, मतलब nth पार्टिकल की वजह से मान लो Fn है। तो इन सभी की वजह से रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, उनका निकालेंगे। और जैसे फार्मूला पहले हम लोग ने लिखा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो पहले कॉलम की वजह से मिलेगा Q1 इंटू क्यू अपान R1 स्क्वायर, Q2 इंटू क्यू अपान R2 स्क्वायर, Q3 इंटू क्यू अपान R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn इंटू क्यू अपान Rn स्क्वायर। अब देखो यहाँ से Q कॉमन है, फिलहाल लिखना चाहेंगे तो कॉमन कर सकते हैं, नहीं अगर आप रखते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से F रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा, ठीक। एक चीज और रखेंगे यहाँ, क्योंकि वेक्टर है, अब चाहे सबके साथ में यूनिट वेक्टर लगाओ या फाइनली बाहर रूट के बाहर आपका क्या लगा लीजिए, यूनिट वेक्टर लगा लीजिए, या तो इंडिविजुअली सबके साथ में यूनिट वेक्टर आप क्या करिए, इंक्लूड करिए, या फाइनली लास्ट में क्या करिए आप वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। तो हम यही लगा देते हैं, फिलहाल सबके लिए वो कॉमन हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R कर लेते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया बेटा हमारा क्या, R, ठीक। यूनिट वेक्टर क्या हो गया, R, मतलब वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, अलग अलग में जो अपना डायरेक्शन होगा उसके बेस में वहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो ये केस आपका होता है। या अगर आप इंडिविजुअली लगाना चाहते हैं तो इंडिविजुअली लगाने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे बेटा यूनिट वेक्टर कितना R1, यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट वेक्टर कितना R2, यहाँ पे लगा लेंगे यूनिट वेक्टर कितना R3 और यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर Rn। जब हमने अलग अलग लगा दिया तब यहाँ से क्या हो गया, ये गायब हो गया। तो उस केस में लेकिन जब आउटसाइड लिखेंगे तो R ही लिखेंगे, इनसाइड लिखेंगे तो उसका सबका पर्टिकुलर जो है उसका यूनिट वेक्टर आप रखिएगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। अब जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो तेरह चार्ज नहीं देंगे, ऐसे चार्जेस ऐसे पोजीशन पे देंगे जिनके बीच का एंगल और पोजीशन डिस्टेंसेस वो आपको डेफिनेट हो, फिर वहां से रख के हम लोग निकालते भी क्वेश्चन करवा दे रहे, क्वेश्चन को पूछे जाते हैं बेटा। तो नोट कर लीजिए, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल लिखिएगा, नहीं पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए इसका, देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए according to this principle net force acting on a charge due to number of charges is the vector sum of the individual forces acting on that charge, due to all the charges नोट कर लीजिए बेटा, ड्यू टू क्या लिखा बेटा, ऑल द चार्जेस, बना के नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वॉल्यूम जो है हल्का सा कम कर, आम बजट पेश शुरू किया गया। हो गया, हाँ अभी आगे आएगा, दो जो आएगा सब बताया जाएगा, फालतू वाला भी थोड़ा बता दिया जाएगा, हाँ? हो गया बेटा। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से दिखा देते हैं। अब अगर दो चार्जेस हैं बेटा, केवल मान लो दो की बजाय तीन चार्जेस हो गए, चार चार्जेस हो गए, लेकिन डेफिनेट पोजीशन पे हैं, ठीक। तो जब न्यूमेरिकल हम लोग डिजाइन करते हैं तो उससे के बेस पे निकाला जाता है, और जो रिजल्टेंट फोर्सेज होंगे, अगर दो चार्जेस है, मान लो यहाँ पे कई चार्जेस हमने लिया
तो मान लो इनकी वजह से फोर्स इधर, इनकी वजह से इधर, इनकी वजह से इधर, इनकी वजह से इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स ये जो चार्ज हमारा Q था, तो जो चार्ज आपका Q है इस पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू इन सबके वजह से आपका क्या रहा, सबके वेक्टर सम के आपका इक्वल हो गया, सभी के वेक्टर सम पे क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपने रिजल्टेंट वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपका बनता है कि अब इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मान लो 3 चार्जेस हो, ठीक, कितने हो, 3 चार्जेस हो, तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स आपका होगा वो उन दोनों, ऐसे हम मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लीजिए, देखिएगा, बोले डिटरमाइन रिजल्टेंट फोर्स, determine resultant force acting, determine resultant force acting, resultant force acting on a charged particle, on a charged particle present at point A, present at point A as shown, present at point A as shown in figure. फोर माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, इसको हम बदल लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। लेंथ आपका 1 मीटर ले लिया, मान लो हमने साइड लेंथ कितना लिया बेटा, 1 मीटर है, और 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं। ए वाले कॉर्नर पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना है। फिलहाल यहाँ पे साइड लेंथ बराबर है, सारे चार्जेस बराबर है, तो जितना ए पे होगा उतना बी पे होगा, उतना ही सी पे होगा, बट हमने जो पूछा वो ए पे है बेटा। दूसरा है, ये पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ जी माइक्रोकूलम में है। टू 448 माइक्रोकूलम है। साइड लेंथ यहाँ भी हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1 मीटर ही ले रहे हैं। पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें ए पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पे नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी से कर लीजिए। हाँ बेटा, पहला है ये, पहले वाले केस में। अच्छा, दूसरे में, दूसरे वाले में भी उतना, दूसरे वाले में तो दूसरा केस में जी 2 × 10⁻³ फोर्स है, फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या लेंगे, कूलम इंटू मीटर। तो फोर्स की यूनिट होगी जी, वो तो फील्ड बना दिया। हाँ न्यूटन। क्या बार बदलोगे, आओ लोग बेटा जल्दी करो।
अगर सिंप्लीफाई करेंगे 41,500 मीटर। दूसरे केस में अरे अगर सिंप्लीफाई करो चलिए देखते हैं बेटा। पहले मुझे 0.14 मीटर। हाँ जी, पहले 0.14 0.44 0.144 बड़ा फ्लक्चुएटेड डाटा आ रहा है यहाँ किसी का कुछ। देखो अब देख लीजिए, फर्स्ट वाले केस में करेंगे बेटा, ये चार्जेस सभी पे बराबर हैं और सभी का क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड लेंथ भी बराबर है। अब बराबर हो गया तो उस केस में आप निकालोगे तो किसी पे भी निकाले किसी कॉर्नर पे फिलहाल सेम मिलेगा, लेकिन सेकंड केस में बदल जाएगा। ठीक, तो हमें सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में निकालना है, पॉइंट ए पे जो चार्जेस है उसी पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जब दिखाएंगे ए पे तो देखो सेम नेचर, चार्ज का अगर साइन नहीं गिवन है तो पॉजिटिव लेंगे और जब भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। कौन सा? रिपल्सिव। तो यहाँ से आप दिखाओगे तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। मान लो हमने F1 ले लिया, इस वाले की वजह से फोर्स हमारा इधर की तरफ लगेगा, इसे ले लिया F2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने होते हैं? 60। दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। F1 और F2 के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? आपस में बराबर, क्योंकि चार्जेस सेम सेम है और सेपरेशन सेम सेम है। तो चार्ज और सेपरेशन सेम है तो मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। तो F1 की जो वैल्यू होगी बेटा मॉड ऑफ F1 इक्वल टू होगा मॉड ऑफ F2 और यही बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने लिखा 9 × 10⁻9 होता है। Q1 की वैल्यू है 4 × 10⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू भी 4 × 10⁻6 बाई R की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 1 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो यहां से निकालोगे, देखो 4 4 जा 16 और 16 और 9 जा 144 होता है बेटा। पावर देखो इसका तो 1 ही रह गया, यहाँ -6 -6 तो -12 और +3 तो बचा 10⁻3। ये F1 और F2 की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इंडिविजुअल वैल्यू है। और हमें क्या करना है, ये मॉड ऑफ F1 और मॉड ऑफ F2 की वैल्यू हमने निकाला। अभी ये आंसर ये नहीं है, जब आंसर आपको निकालेंगे ना, जब आंसर निकालेंगे बेटा तो ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हैं। कितने पे हैं? 60 डिग्री के एंगल पे है। और जब 60 डिग्री के एंगल पे तो इनका रिजल्टेंट इनके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट F की वैल्यू जो आएगी, रिजल्टेंट फोर्स F की वैल्यू आएगी क्योंकि F1 F2 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। ठीक, तो F रिजल्टेंट हम लोग लिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे। तो हम लोग फार्मूला पढ़ा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस क्या 2F1 इंटू F2 इंटू। ठीक, ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़ते थे, वेक्टर सम करते थे जब, तो वही वाला फार्मूला। F की वैल्यू, इसको अगर हम लोग पावर हटाए तो 0.144 आएगा और अगर ऐसे रहने देते हैं तो देखो इसकी वैल्यू उतनी वैल्यू रख दो पहले, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी 2F स्क्वायर का 60 की वैल्यू, ये 2 कट गया, देखो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, F रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ गई ये 3F स्क्वायर के बराबर हो गया रूट में। इसी को आप F√3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग? F√3 लिख सकते हैं। और F की वैल्यू आपने निकाला 144 इंटू 10⁻³ इंटू √3। अब √3 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, √3 की वैल्यू 1.71 लेते हैं या 714। अब एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करिए एग्जैक्टली, एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए कितना आ रहा है। अरे 1.71 लगभग कितना 246.8 और समथिंग। ठीक, 10⁻³ है
अगर आप इसे राउंड ऑफ का ये पावर हटाएंगे, या पावर जब हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं डेसिमल 2 डिजिट पे रखा जाता है, 1 डिजिट पे रखते हैं बेटा, तो यहाँ पे या 2.468 या 2.47 × 10⁻⁻1 कह सकते हैं, या पूरा डेसिमल पावर हटा ही दो, तो पूरा पावर हटा देंगे तो 0.247 लिख लीजिए चलेगा। ठीक, इतना न्यूटन हो गया। तो नेट फोर्स 0.247 न्यूटन आ रहा है। आप लोगों ने बहुत अलग अलग निकाला था, हाँ? कहाँ से इतना? आपका हजार में कुछ आ रहा था, हाँ? ये कूलाम की कॉमन ले लिया ना, 10 माइक्रो कूलाम, वही पे गलत हो गया। नहीं तो कॉमन प्रोडक्ट है ना, कॉमन सम और डिफरेंस में करते हैं, प्रोडक्ट में थोड़ी कॉमन करते हैं। जी कौन वाला मैथ पढ़ा था, हैं? बायोलॉजी वाले ऐसे ऐसे भयानक गलतियां करे तो समझ में आता है, हैं? ख्याल उनके लिए भी अच्छा में ही है इस लेवल पे, ठीक। और आप लोग अगर ऐसे महान महान गलतियां करेंगे तब तो मैथ वाले ही आया। दूसरा केस कितना आया बेटा? अच्छा पहला ही आ रहा है, हैं? दूसरा वाला है 12 × 10⁻³ न्यूटन। 12 × 10⁻³ न्यूटन पक्का? और आना चाहिए यार, चेक करो। 4 4 था, 8 4 4 8 हो सकता है। फिलहाल कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। जल्दी नोट करो बेटा। बेटा साइन जिनका नहीं हुआ कर दीजिए, अटेंडेंस पे जिसका साइन नहीं हुआ है कर दीजिए। हो गया बेटा? लास्ट वाला कितने लोग बताएंगे? लास्ट वाला होमवर्क हाँ करके लाइएगा। कितना आपका? 72 × 10⁻³ आपका 12 × 10⁻³। 6 गुने का डिफरेंस। और लोग का चलिए अब तरीका समझा दे, घर से सॉल्व करके लाइएगा। इस पे जो फोर्सेज लगेंगे बेटा, इस वाले की वजह से इधर लगेगा, इस वाले की वजह से इधर लगेगा। ये दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट होंगे, इक्वल और 90 डिग्री पे हैं। इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा साहब, इसको इग्नोर मत करना। इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा। मान लो इसकी वजह से F1 कर दिया, इसकी वजह से F2 कर दिया, इसकी वजह से F3 कर दिया। ये दोनों F1 और F2 आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, और जब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालोगे ना, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये इस मिड पॉइंट से पास आउट होगा। F1 F2 चूंकि 90 एंगल है ना, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हैं या किसी एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू उनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास आउट होता है। पॉइंट याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका स्टेटमेंट हेल्प करता है। अगर ये F1 और F2 बराबर हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो F' होगा ये इन दोनों के क्या एंगुलर बाइसेक्टर से पास आउट होगा, यानी मिड एंगल से पास आउट होगा, मिड पॉइंट से। तो अब ये F3 और ये F' ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी F रिजल्टेंट ये F' प्लस F3 के क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, बराबर मिल जाएगा। पहले F1 F2 F1 की जो वैल्यू होगी उतनी ही F2 की वैल्यू होगी,
दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट F√2 आएगा, और वो F√2 जो आया है वो F3 में ऐड कर दीजिएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक, कर लेंगे, कल चेक करेंगे, कॉपी करके लाना है। ठीक, अरे कल का अगला कल, देखो स्क्रूज वाला पहले याद रहता है। अरे परसों है तो फिर मिलेंगे यार। हाँ, तो परसों लटका ही देंगे फिर। हाँ, वही करके लाइएगा, अब जो भी आ रहा हो। नेक्स्ट देखिएगा अगला पॉइंट, हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। चलिए पहला पॉइंट देवियों के लिए। हाँ, ये बताओ बेटा, अगर दो चार्ज हैं तो चाहे सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर के, क्या ऐसा पॉसिबल है वो चाहे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करें? केवल दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो रखे गए हैं, उनके बीच में क्या इक्विलिब्रियम, अगर कोई और थर्ड कोई पार्टिकल नहीं है तो क्या कभी भी उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है? अगर केवल दो चार्ज पार्टिकल है बेटा, अभी आप लोग नहीं बोलेंगे, अभी ये लोग बोलेंगे। दो चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन है, दो चार्ज पार्टिकल है, वो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, क्या वो इक्विलिब्रियम उनके बीच में एग्जिस्ट हो सकती है? ओनली टू चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या वो इक्विलिब्रियम कभी शो कर सकते हैं? पहले आप लोग के आंसर यस या नो। हो सकता है कि नहीं जी देवियों? हो सकता है कि नहीं इक्विलिब्रियम? हो सकता है। चलिए, एक लोगों ने बोला हो सकता है, और लोग? आज ये ग्रेजुएशन वाला पेपर है, BSc BA पेपर है आज? अच्छा है, तो कुछ लोग दे रहे होंगे। हाँ, अरे आज भी और सब्जेक्ट वालों का होगा, हो तो आपका कल होगा ना। चलिए, आप लोग क्या कह रहे हैं, हो सकता है या नहीं होगा? दो चार्ज पार्टिकल है, क्या वो कभी इक्विलिब्रियम शो कर सकते हैं? खड़े हो जाओ सब, आपने कुछ बोला हमेशा होगा। अच्छा, अपोजिट रहेंगे तो बातें नहीं जी, खड़े हो जाओ, दूसरे में बहुत इंटरेस्ट लेते हो। खड़े हो, खड़े हो जी, जी आप ही बोल रहे हैं, इधर उधर काहे करते रहते हो? हाँ, हमारे मित्र हैं, लेकिन अब ये थोड़ी मतलब एक क्लास में भी घर वाली मित्रता निभाई जाए। हाँ, वो कुछ बता रहे हैं तो उनके कुछ इधर उधर कर जाओ। बताया नहीं, बस खाली बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे थे। आ जाओ, आ जाओ, प्रसाद ले लो। तो अरे बहुत मारेंगे ना लेना। सर बताया नहीं, बात मान लीजिए, कुछ बताया नहीं। हम सुने नहीं बताए, आप ये तो मालूम है, लेकिन आप उनको क्या कर रहे थे? परेशान तो कर रहे थे। हाँ, बैठो। हाँ जी, आप कह रहे थे कि हमेशा इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा हुआ क्या? अरे भाई दो हमने पूछा यार, अब अपने से काहे जोड़ रहे हो? बैठिए। अगर ओनली टू चार्जेस है बेटा तो कभी भी इक्विलिब्रियम उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। अगर दो चार्जेस हैं, ठीक, वो कभी भी क्या इक्विलिब्रियम आपका उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं होगा जब तक कोई थर्ड नहीं आएगा या फोर्थ नहीं आएगा। तो मिनिमम आपको इक्विलिब्रियम के लिए 3 चार्जेस का होना कंपलसरी है। दो चार्ज पार्टिकल कभी भी इक्विलिब्रियम शो नहीं करेंगे, चाहे सेम नेचर के हों, चाहे अपोजिट नेचर के हों, चाहे जितना भी उनका मैग्नीट्यूड हो। ठीक, तो इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम कितने चार्जेस होने चाहिए? 3 चार्जेस। मान लो दो है, सेम नेचर के हैं, तो एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, इक्विलिब्रियम हुआ क्या? अगर दो अपोजिट नेचर के तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यानी इक्विलिब्रियम होने के लिए उन पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी बॉडी, किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, चाहे वो चार्ज हो अनचार्ज हो, कोई भी है, कोई भी पार्टिकल अगर है, उसे इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब अगर दो ही चार्जेस हैं तो उस केस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हुआ नहीं है। जब तक नेट फोर्स 0 नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम वो शो नहीं करेंगे। ठीक, तो उस केस में अगर दो चार्ज पार्टिकल केवल चार्जेस की वजह से इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर ड्यू टू चार्ज है, यानी कि केवल चार्ज की वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो। जी साहब। सर अगर मान लीजिए कोई गिवन चार्ज है, तो चार्ज है, इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो दोनों पे इक्वल, अभी आपने बताया कि दोनों पे इक्वल लगेगा और डायरेक्शन में जी जी, तो फिर ये किधर एफनेट तब भी तो 0 हो जाएगा, तब भी तो एफनेट 0 हो जाएगा। कैसे जी?
बहुत बड़ा भयानक कंट्रोवर्सी है। अरे भैया एक ही पे नहीं लग रहा है यार। हाँ हमने ही बताया, आ गया। एक पे नहीं लग रहा, अलग अलग दोनों पे लग रहा है। अरे भाई हम इधर की तरफ पुशअप हो रहे हैं, आप उधर की तरफ हो रहे, कैसे क्लियर होगा यार? अगर हमारे पे एक इधर फोर्स लगता है, एक इधर लगता है, तब तो नेट वैल्यू क्या हो जाती, 0 होती। लेकिन हमारे दोनों नहीं लग रहा है ना, एक आप पे लग रहा है, एक हमारे पे लग रहा है, तब कैसे क्लियर होगा? ठीक, तो कभी भी बेटा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम कितने चार्जेस होने चाहिए? 3 चार्जेस होने चाहिए। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, अगर दो चार्जेस हैं दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो चार्जेस हैं दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक, तो पहला केस होता है अगर दो चार्जेस Q एंड Q है, Q एंड Q, सपोज दैट इनके बीच का सेपरेशन बेटा R है। चार्जेस नेचर नहीं दिया है तो दैट मीन्स क्या रहता है? पॉजिटिव। जब तक उस पर साइन नहीं दिया जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव ही लेंगे। साइन दिया है तो सो बेटा दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है बेटा। तो बोला गया अब इन पे ठीक जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव, आप बता दो। इनके बीच फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा बेटा? रिपल्सिव। बैठो, तो इस केस में सेम नेचर के हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स आपका इधर लगेगा। और फोर्स की जो वैल्यू होगी इस कंडीशन में पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर के बराबर हो गया पहला केस। क्वेश्चन बनता है अगर हम इन दो चार्जेस को इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना हो, इन दोनों चार्जेस के इक्विलिब्रियम को हमें क्या करना है बेटा? मेंटेन करना है। तो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगी, पहला क्वेश्चन उसे कहाँ रखेंगे, कैसा नेचर होगा, उसका नेचर कैसा होना चाहिए और उसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे। अगर दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के हैं तो उनकी इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक, और उसका नेचर कैसा होना चाहिए, प्लस या माइनस। प्लस वाले हाथ उठाओ, थर्ड चार्ज पार्टिकल आल्सो पॉजिटिव। नेगेटिव वाले हाथ उठाओ, थर्ड चार्ज पार्टिकल विल बी नेगेटिव। इतना कहाँ सोचते हो यार? हाँ जी, हमें इतना ही इंफॉर्मेशन है। नीचे बदल जाएगा, खड़े जाओ। इनके एक आंसर आ रहे हैं कि भैया बीच में रखना होगा तो हमारा नेचर अलग रखना पड़ेगा और अब बाहर रखना पड़ेगा तो बदल जाएगा नेचर। ऐसा है क्या? है? अरे उल्टा पंखा तुम्हारे ऊपर है, लटका दिया जाए। तो गलत तो है ही है यार, बिना गलत ही क्या है लटकाएंगे तुमको। अगर सर बीच में रखेंगे तो माइनस वाला रखेंगे, ये बीच में कहीं पे रखेंगे। चलिए, हाँ हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए तो बाहर रख रहे हैं, हाँ, तब मान लीजिए धैर्य वाले एक पे हमको चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन। पूरे सिस्टम पे इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, एक पे नहीं होता है। नहीं तो इक्विलिब्रियम आपका सिस्टम बोला जा रहा है ना, सिस्टम के लिए तो खाली अंतर उसी खाली कर उसी लाइन पे जो नाम है। बैठिए। कभी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो बाहर रख के हम इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर सकते हैं। एक लाइन, अगर चार्ज सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम उसकी हमें डिस्क्राइब करनी है तो कभी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं तो कभी भी बाहर रख के हम लोग उसके इक्विलिब्रियम क्या डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक, हमेशा उस केस में आपको चार्जेस के बीच में जो थर्ड चार्ज पार्टिकल रखेंगे उनके बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा। पोजीशन और मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। ठीक, अगर दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो बीच वाले में जो चार्ज रखेंगे वो 1/4 फिलहाल मैग्नीट्यूड आता है, डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो डिपेंड करेगा आपका कितना है, तो उस केस में कहाँ रखेंगे। अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हमेशा थर्ड चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर का होना चाहिए और उसके सेंटर पे रखेंगे बेटा। जो लाइन ज्वाइनिंग है उससे कहाँ पे, मिड पॉइंट पे रखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। लेकिन कोई कंफ्यूजन हो पूछ लिया करो साहब, अभी हम खड़े हुए हैं यार। ठीक, आपस में भिन्न भिन्न करते हैं तो बड़ा तेज इरिटेशन होता है। ठीक, अगर कोई डाउट रहे तो तुरंत हाथ भगवान ने दिए हैं तो उठा दीजिए, हम बता देंगे, है ना।
और बीच में आपस में बोलोगे तो वो है। चलो देखो, तो उस केस में क्या होगा, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, इक्विलिब्रिया के लिए थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर इनसे अपोजिट होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल जो रखेंगे वो निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव होते तो अगला वाला पॉजिटिव होता, ऑलवेज। ठीक। दूसरा, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम सेम है, नेचर सेम थे ही, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, जैसा यहाँ कंडीशन हमने लिया है, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है तो थर्ड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज इसके सेंटर पोजीशन पे रखना पड़ेगा। ठीक। और उस केस में अगर आपका था क्या से दोनों के चार्जेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, तो उस केस में थर्ड चार्ज पार्टिकल हमेशा स्मॉलर चार्ज से क्लोजर पॉइंट पे रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 4 कूलम का है, ये 2 ही कूलम का है, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल अभी भी निगेटिव लेंगे, लेकिन उसे जो स्मॉलर चार्ज वाला होगा उससे पास रखेंगे, जो लार्जर अमाउंट वाला होगा उससे दूर रखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन खाली इन्हीं 2 पॉइंट पे आपके लग जाते हैं। ठीक। आपको वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती अगर पॉइंट आपको याद है तो। और अगर आपको क्या है उसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन चाह रहा है तो आपको इतना क्लोज आंसर देगा तो आपको फिर लगाना ही पड़ेगा। ठीक। तो कंडीशन होता है यहाँ पे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, जो चार्ज सिस्टम आपको दिया गया इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, थर्ड चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल। अब इस कंडीशन के लिए हमें यहां डिस्क्राइब करना है बेटा, थर्ड चार्ज पार्टिकल मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली कैसा चार्ज, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा बेटा वो हमारा मस्ट बी कैसा होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक। दूसरा, एंड पुट बिटवीन बोथ चार्जेस, पुट बिटवीन बोथ चार्जेस। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है तो सेंटर पे रखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होते तो स्मॉलर चार्ज की तरफ रखा जाता है। ठीक। इफ Q1 इफ बोथ साइड चार्जेस आर सेम, अगर ये दोनों सेम सेम है, बिटवीन बोथ चार्जेस एट किस पे, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। लेकिन ये मिड पॉइंट पे बेटा तभी रख सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम सेम है। अगर आपको सेम सेम नहीं होता तो हम फिर मिड पॉइंट पे नहीं रख पाते, इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक। तो यहाँ पे यानी थर्ड चार्ज पार्टिकल हमारा मान लो Q है और इसका नेचर हमने दिखा दिया कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होना चाहिए, देखो बेटा अगर ये गलती से पॉजिटिव रखोगे तो ये तो पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे ना, पॉजिटिव रखेंगे तो और तेजी से रिपल्सन और बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कभी पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के लिए इसकी इधर की तरफ लगने वाला जो फोर्स एफ डैश होगा, ठीक है, और यहाँ पे लगने वाला फोर्स एफ डैश, ये इनका अपोज करना चाहिए, अपोजिट में हो और इतना ही मैग्नीट्यूड हो। भाई नेट वैल्यू 0 करना है ना, तो जितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था उतना ही कितना लगना चाहिए, अंदर की तरफ लगना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो ये जो आपका फोर्सेज लगेंगे एफ डैश वाले वो एफ के बराबर हो और मैग्नीट्यूड जो है आपका एफ के बराबर हो, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो। यहाँ पे जो दूरी आपकी मिलेगी बेटा, जो डिस्टेंस हमें मिल रहा है, ये डिस्टेंस सेंटर से जो मिलेगा ये r/2 पे मिलेगा जब चार्जेस दोनों सेम सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो, बट चार्जेस डिफरेंट होंगे तो अभी पॉइंट अगला बताते हैं उसको। तो यहाँ पे होगा फॉर इक्विलिब्रियम सिस्टम join the charges, so for equilibrium f डैश की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f के बराबर। इस केस में हम पहले प्रूव कर दिए कहां पे रख रहे हैं, मिड पॉइंट पे रख रहे हैं। मिड पॉइंट पे रखने का मतलब r/2 पे रखा, लेकिन अगर चार्जेस अलग होंगे तो वो भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है बेटा, उसकी वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, उस डिस्टेंस को भी हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक, अभी अगला केस में बताते हैं। तो यहाँ एफ डैश की वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा सुनना, ये एफ डैश फोर्स है इस चार्ज Q और इस कैपिटल Q के बीच लगने वाला। एफ डैश कौन सा फोर्स है, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच लगने वाला फोर्स, और जो F है वो दोनों साइड वाले स्मॉल q के बीच लगने वाले फोर्सेज हैं। तो
तो इस केस में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपान r/2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना उनके बीच का, r/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपान r स्क्वायर। एक क्यू देखो यहां से हमने कैंसिल कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, इसमें जरा स्क्वायर कर लो तो कैपिटल क्यू अपान r स्क्वायर बाई 4 आएगा बेटा इक्वल टू यहाँ पे बचा है क्यू अपान r स्क्वायर। देखो ये r स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू कैपिटल क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू अपान, साइन पहले से प्रूव कर चुके हैं तो साइन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। साइन हमने पहले से प्रूव कर दिया कि इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा साइन अपोजिट होना चाहिए, तो वो हो गया नेगेटिव हो गया। और अगर आपको साइन नहीं पता है, देखो समझ लो, अगर साइन आपको नहीं पता है तो इस दोनों का सम 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या, इन दोनों का सम 0, तो एफ डैश प्लस एफ इक्वल टू 0, एफ डैश उधर ले जाओगे ऑटोमेटिकली साइन क्या मिल जाएगा नेगेटिव। तो अगर आपको नहीं साइन पता है तो आप ऐसे करना है एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू 0, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस साइन लगा रहेगा, तो माइनस हमें लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, अगर पहले से आपने उसको डिस्क्राइब कर लिया है तो वैसे, अगर नहीं डिस्क्राइब कर पाए तो दोनों का सम क्या करिएगा 0, जैसे यहाँ पे जो है दोनों का सम क्या करिएगा 0, तो जब उधर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आपका आ जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए, पहला पॉइंट बना लीजिए इक्विलिब्रियम चार्जेस। लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम चार्जेस, for equilibrium charges net force acting on net force acting on each charge particle will be 0, अब इसका फर्स्ट पॉइंट करिएगा will be 0। पहला पॉइंट करेगा if two charges having magnitude q plus q and plus q having same magnitude कर दो, having same magnitude plus q are separated at distance small r, ठीक, distance small r, then they repel each other, हो गया। नेक्स्ट लाइन से किएगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ये थर्ड चार्ज पार्टिकल ऑफ अपोजिट साइन, मतलब निगेटिव कर लेना, ऑफ अपोजिट साइन में कर निगेटिव, मस्ट बी प्लेस्ड, थर्ड चार्ज पार्टिकल क्या लिखा है ऑफ अपोजिट साइन ब्रैकेट करो नेगेटिव, मस्ट बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ बोथ चार्जेस। लेकिन याद रखना बेटा मिड पॉइंट तभी है जब दोनों साइड वाले बराबर मैग्नीट्यूड के थे। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ बोथ चार्जेस। ठीक, ऐसे बना लो, हम दिखा लीजिए, जल्दी करिए। ओके बेटा,
तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, साइड वाले चार्जेस का 1/4 होगा, ठीक, तब जाके पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर उसकी वैल्यू से ज़्यादा या कम रखेंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मिडिल वाला चार्ज तब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, लेकिन साइड वाले इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे, जिनके लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। कर लिया बेटा? नेक्स्ट आपका वर्क, होमवर्क। हाँ, बोल रहे हैं हो गया ये? हो गया? जल्दी करो बेटा। देखो अगला कंडीशन है, डिस्टेंस r है, ये 4q है, ये 2q है, या q ले लेते हैं, 2q लेते हैं, 2q दोनों प्लस में है। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड क्या, पोजीशन। पहला इसको a कर लो और दूसरा कर लीजिएगा, यहाँ पे 8q है, 8q, और इधर वाला 2q है। ये माइनस है, ये प्लस है, इनके बीच का भी सेपरेशन r है। यहाँ पे a मान लो a था, ये b है। फाइंड पोजीशन comma sign and magnitude of third charge particle capital Q, so that whole system will be in इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए आपको पोजीशन निकालना है, उसका साइन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए थर्ड चार्ज पार्टिकल का। ये दोनों घर से करके लाइएगा, ठीक। अटेंडेंस हो गया बेटा सबका? कहाँ पे कॉपी है? जल्दी करके दो बेटा, करके लाइएगा। कॉपी होनी चाहिए, घर पे भूलनी नहीं चाहिए कॉपी, अक्सर भूल जाते हैं ऐसे केस में, है ना, तो भूलिएगा नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग क्या सर लगा रहे थे, सर के नीचे रख के सो गए, वो वही रह गया, है ना, सुबह उठे देखे ही नहीं। ये सब बहुत पुराने क्या